नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द अमूल्य मिश्रा शो में। हर दौर में शायरी का अपना एक ख़ास रंग रहा है और समय-समय पर इसमें बदलाव भी आए हैं। भाषाएँ बदली, जदीदियत का इसमें अच्छा खासा दखल रहा और तमाम तरह के बदलाव आए। आज हमारे साथ एक ऐसा शायर है जो ऐसी राह पर गामज़न है कि इस दौर में शायरी को अपना एक रंग देने का प्रयास निरंतर उसका जारी है और तमाम उसके चाहने वाले हैं। जहाँ भी शायरी के लिए जाता है, मुशायरों में जाता है, लोग उसके चाहने वाले उसके पास आते हैं। और कुशल का इंट्रोडक्शन देते समय मुझे एक शेर याद आता है कि हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कुशल, कैसे हो आप? पहले तो बहुत शुक्रिया भैया, बहुत अच्छा लगा। और मैं काफ़ी वक्त से सोच रहा था कि कोई ऐसा पॉडकास्ट हो जिसमें शायर टू शायर बात हो, तो बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। कुशल यार, मैंने तुम्हारी एक स्टोरी देखी थी आज से 3-4 साल पहले। तुम एक प्लेन में थे और सोने के प्रयास में थे, सोना चाहते थे और तुमने उसमें लिखा था कि मैं चाहता था कि 5-6 शोज़ लगातार हों, सोने को ना मिले, मैं थक जाऊँ, इतना काम हो, लोग मुझे चाहें, फ्लाइट से इतना सफ़र हो। वो सब हो रहा है, वही जो हम देखते हैं कि जो जाकिर खान के साथ होता है, जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, वो सब जिनको देख के हमारे सपने उड़ान भरते हैं। तो वो सब जब पहली बार फील किया तुमने और उसके बाद जब इतनी मोहब्बतें मिली तुम्हें आगे जाके, तो अब कैसा लगता है तुम जहाँ पर अभी तुम हो? ये जो स्टोरी की बात कर रहे हैं आप, इंस्टाग्राम स्टोरी की, ये उस वक्त मैं आईआईटी भुवनेश्वर, खड़गपुर, एनआईटी जालंधर, ऐसे 4-5 प्रोग्राम थे जो एक एक दिन के गैप पे थे। गैप नहीं था, कंटिन्यूस थे। और वहाँ से मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले, और वहाँ पहुँचने के लिए फिर 2-3 घंटे का सफ़र। फ़्लाइट 6 बजे की है, कभी 4 बजे की है। तो उन 4-5 दिन में बिल्कुल सो नहीं पाया, 4-5 मिनट भी नहीं सो पाया। और जब मैं वापस आ रहा था, जब सब ख़त्म करके, तो जैसे ही मैं प्लेन में बैठा वैसे ही मुझे पता भी नहीं पड़ा कि मैं कब सो गया। फिर मिड एयर जब मेरी आँख खुली है, होस्टेस ने जब मुझे उठाया खाना वाना का पूछने के लिए, तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से मेरे कान एकदम बंद हो चुके थे और मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बोल रही है। तो मुझे लगा कि मेरे कान गए, मतलब हो गया, बहरा हो गया, कि मैं ऐसे ठोक रहा हूँ और मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ ढंग से, धुंधला दिख रहा है सब। मैंने ऐसे कान वान बजाए तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी और फिर मैं सो गया। उसके बाद परेशान होके सो गया। फिर मैं उतरा नीचे, मेरे साथ जो भैया थे उन्होंने मेरी तस्वीर ले रखी थी, उन्होंने मुझे भेजी। उसको मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया और ये लिखा कि मैं चाहता हूँ कि ईश्वर हर किसी को उसके पसंदीदा काम में इतना काम दे कि उसको सांस लेने की फुर्सत ना हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और मैंने चाहा भी किया था पहले दिन से। मैं चाहता था कि शायद भगवान करे तो इतना काम मिल जाए शायरी में कि बैठने की, सांस लेने की फुर्सत ना मिले। वही हो रहा है। तो बहुत शुक्रगुजार महसूस करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का, ईश्वर का, अपने परिवार का। नहीं, तुम्हें देख के हमेशा अच्छा लगता है। खासकर मैं तुम्हें बताऊं, हमारी बात शायद बहुत 4-5 साल पहले हो गई, 4-5 साल हो गए आई थिंक हमारी बात हुई। हाँ, कितने रॉ तुम आए थे, मैंने तुम्हें देखा था जैसे, और फिर अब तुम्हें देखता हूँ उस हिसाब से कि इतनी रीच मिल रही है। हालांकि दूसरी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट तुम्हें ग्रो करते हुए देखकर जो खुशी मिलती है, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये मेरी अपनी एक राय है। बहरहाल, अच्छा, एक ये भी होता है कि जब घर वालों को मालूम होता है कि ये तो शायरी कर रहा है या फिर ये शायरी के अलावा सोचता नहीं है और इस तरीके की बातें आती हैं, तो क्या निकल के आता है कि जैसे मेरे घर में तो एक वो था कि शायर निकल गया लड़का। ऐसा बहुत सुनने में आया कि जी क्या करता है, ये तो शायर निकल गया। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? फैमिली का क्या रहा सपोर्ट वगैरह इस सब में? मेरे घर परिवार के लिए भी ये चीज़ एकदम से नहीं थी। कोई मेरे घर में शायरी सुनने वाला या कविता सुनने वाला नहीं था। ऐसे ही होता है। पहला कवि सम्मेलन दोनेरिया परिवार से जाने वाला इंसान मैं ही हूँ। जब हमारे कस्बे बाह में एक कवि सम्मेलन हुआ था तो मैं रात को ज़िद करके पहुँच गया था। तो मेरे पिताजी ने भी मेरे साथ ही सुना फिर, तो उनको लगा कि बढ़िया है। बाद में शायरी का शौक़ तो था ही। और अच्छा, मुझे एक वाक़या याद आता है कि मैं पटना में था और पटना के बाद एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू था और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप क्या करते हैं।
तो मैं हिम्मत करके ये बात नहीं बोल पाया कि मैं सिर्फ शायरी करता हूँ। हाँ, मेरा सवाल यही था, लोगों से अगर बोलो कि मैं शायर हूँ तो कहते शायर तो ठीक है, करता क्या हो। तो मेरी पहली लड़ाई, और उसके बाद मैं इतना पछताता रहा कि यार मुझे क्यों बोलना पड़ा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, या जॉब ढूंढ रहा हूँ, या सरकारी। समझ। और वो इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी कि मैं यार शायरी के लिए ऑनेस्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब शायरी मुझे इतनी हिम्मत भी नहीं दे पा रही कि मैं ये बोल पाऊँ 4 लोगों में किसी के आगे कि मैं सिर्फ शायरी करता हूँ। तो मेरी जो पहली लड़ाई थी वो खुद से इस बात की थी कि मैं बोलूँगा कि मैं सिर्फ शायरी करता हूँ। उसके बाद घर परिवार वालों ने कभी रोका भी नहीं, ये भी नहीं कि खुल के सामने आए हों कि नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाओगे। पिताजी जो कुछ कहते थे वो मम्मी से कहते थे, मम्मी को मैं समझाते रहता, फिर पैसे मिलने लगे तो बात ही ख़त्म हो गई। सही है। मोमेंटो मिलने लगे। तो अब तो क्या है कि मेरे घर पे जो एक वॉल है वो पूरी भरी पड़ी है मोमेंटो से। अच्छा, वो मोमेंटो कुछ दे ना दे, खुशी जरूर देते हैं। मेरे यहाँ पे भी एक बॉल है, वो रखी हुई है, तो आता है कोई तो देखता है ये क्या है, का तो ये है, तो करते क्या हो जी, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, तो क्या ये कैसे मिले, ये शायरी तो मिले। वही बहुत मेरे सारी पिताजी चीजें तो होती रिश्तेदारों को उसी कमरे में बिठाते हैं जहाँ पे वो टंगी हुई हैं। चलिए। अभी मेरे मामा भी बात कर रहे हैं कि 3-4 हमें भी दे दो। मामा के लड़के की शादी की बात चल रही है। अच्छा, तुम्हारे सफर में अब तक का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या था, और सबसे वीक मोमेंट जो ऐसा लगता हो कि तुम्हें डिस्कस यहाँ पे करना चाहिए, जिससे जो लोग तुम्हारे चाहने वाले हैं या सुनने वाले हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन मिले, या उन्हें समझ में आए कि क्या क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं, क्या इसमें प्रोस एंड कॉन्स। ये तो बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ को पकड़ूंगा। फिर भी कुछ भी। ठीक है। अच्छा, प्राउडेस्ट मोमेंट की मैं बात बताता हूँ आपको। आज भी मतलब था नहीं, प्राउडेस्ट मोमेंट या प्राउड वाला मोमेंट कौन सा होता है, जब मैं अपने शोज़ करता हूँ जहाँ पे मैं टिकट्स डालता हूँ और लोग पैसा दे के जब मुझे सुनने के लिए आते हैं, मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सामने 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग, ये वो लोग आए हुए हैं जो अपना पैसा और वक्त खर्च करके सिर्फ मुझे सुनने के लिए आते हैं। तो वो वक्त जो होता है मेरे लिए बहुत गर्व से भरा हुआ होता है। अगर 2 लोग भी आए, 4 लोग भी आए और 40 लोग भी आए तो मुझे समझ आता है कि यार मैंने कुछ तो किया है। वीकेस्ट मोमेंट की बात करूं तो कई सारे रहे। मैं जब नया आया था तो मैं बहुत पैम्पर रहा अपने घर में, किसी भी मैंने दुनिया नहीं देखी, कभी पिताजी के साथ बाहर नहीं गया। 12th के बाद, 12th से पहले कभी गाली नहीं दी, दोस्त भी ऐसे थे बिल्कुल सीधे साधे थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया वैसी है जैसा मैं हूँ। जैसे भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार मुझे 100 रुपये की भैया ज़रूरत है और मैं परसों तक दे दूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं परसों तक आपको दे दूँगा। ये मैं परसों मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि अरे मांगने के लिए दे देता हूँ। तो मुझे लगता था अगर आप मुझे फ़ोन करके बोलोगे कुशल यार मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, मैं परसों तक दे दूँगा, तो मेरे अंदर ये हो गया कि अमूल्य भैया परसों तक ये चीज़। तो मुझे ये नहीं पता था कि इसमें चालबाजी होती है, लोग ऐसे नहीं होते जो वो बोलते हैं। ये मुझे बाहर आके पता लगा और इस वजह से बहुत सारी चोटें खाई। दुनिया नई देखी तुमने? दुनिया बिल्कुल नई देखी थी। फिर मैं शायरी में आ गया तो एक बच्चा एकदम मासूम दिल नहीं होता जो कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, लड़ने की कोशिश कर रहा है घर परिवार से, इन सब चीज़ों से। फिर मैंने देखा कि मैं इसमें कैसे बढ़ सकता हूँ शायरी में, क्योंकि मेरा पहले दिन से ये था कि मुझे शायरी से पैसे कमाने हैं जी, क्योंकि मेरी पहली लड़ाई थी मुझे खुद को शायर बोलना है। इतना मैं पीछे से फाइनेंशियली वो नहीं था कि एज अ शौक मैं कर सकूं, ऐसा ही है कि भाई शायरी कर रहे हैं, आज पेंटिंग कर रहे हैं, कल को गाने लिखने बैठ गए, ऐसा नहीं था। तो मुझे शायरी करनी थी और मुझे शायरी जो है वो ज़रिया बनाना था जिससे मेरा दाल रोटी चल सके, एक आध दिन पनीर भी बन जाए और ये सब। तो मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि लोग कैसी शायरी सुनना पसंद करते हैं, किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। जानता कोई है नहीं, सही है। कैसे मैं आगे बढ़ूँगा, कोई उस्ताद नहीं, कोई गुरुजी नहीं, और उस तरह का नेचर नहीं था कि अरे सर कुछ करवा दो और बेबी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे लिख दो। तो ऐसा नेचर नहीं रहा। फिर मैंने देखा कि कुमार विश्वास साहब थे, ये बेबी का बर्थडे है तो ये क्या नहीं और इसमें कुछ हो सकती है बात। हाँ, लोग जैसे कमेंट करते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो इवेंट्स कराते हैं। कौन है ऐसे लोग जिनका आपने देखा कि वो ऐसे कह रहे हो कि बेबी का बर्थडे है, मतलब नाम लेना तो सही नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब एक्चुअल लोग हैं। एक्चुअल लोग हैं अच्छा। जो मुबारक हो, शुभकामनाएं,
बिटिया कितनी बड़ी हो गई, ओहो क्यूट लग रही है, इस तरह के। तो ये तो खैर एक नेचुरल जेस्चर हाँ, हो सकता है, नेचुरली जेस्चर है इवेंट्स पाने का, इसमें कोई इसमें वो नहीं नजर में बने रहने का, नेचुरली है, इसमें कुछ नहीं। ठीक है। तो वीकेस्ट मोमेंट में ये रहा कि मैं शॉर्ट में अपनी बात कहता हूँ कि एक मुशायरा था, अच्छा मुशायरा, ओके। और वो मैंने लूट लिया। नए लोग थे ज़्यादा, तो नए लोग जिस तरह की शायरी पसंद करते हैं वैसी मैं लिखता हूँ, और जैसी मैं लिखता हूँ वो नए लोग पसंद करते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे मुशायरे से ऐसे पहुँचाया मैंने, और मैं बहुत खुश, बहुत तारीफ़ हुई, और ये सब हुआ। तो पीछे कई लोग बैठे हुए थे, बाद में डिनर हुआ, डिनर हो गया, उससे पहले मेरी सब तारीफ़ कर रहे थे। डिनर जब शायरों ने आपस में मिलके किया, जिसमें मैं शरीक नहीं था, बाद में ये लोग मुझे ताना मारने लगे, और मुझे ये सुनने को मिला कि यार मज़ा नहीं आया, किस तरह की शायरी कर रहे हो, बहुत क्रिंज शायरी है। अच्छा, क्रिंज। हाँ, क्रिंज शायरी है। तो वो बहुत बड़ा मेरे दिल को लग गई कि यार इतना अच्छा करने के बाद भी इस तरह के रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। बाद में मैं घर आ गया, पर ये बात जो मेरे दिमाग से निकली नहीं। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था, उस टाइम मैं एक बच्चे को पढ़ाता, तो बाइक पे था, हेलमेट लगाया हुआ था मैंने, और मैं सारे रास्ते बस रोता हुआ गया, रोता ही रहा कि यार। और फिर मैंने सोच लिया आज के बाद मैं शायरी करूँगा ही नहीं करनी, मतलब अच्छा, हाँ, बात आ गई थी। मुझे नहीं करनी यार, ये चीज़ें बेकार है। मैं बहुत हर्ट हुआ था, इतनी हर्ट होने वाली बात थी नहीं। अब तो मैं जैसा हो गया हूँ तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तब मुझे बहुत हर्ट हुई। तो वो मेरा जो सफ़र था मेरे घर से उस ट्यूशन तक का, साकेत से लेके हौस खास तक का, मुझे 15-20 मिनट का सफ़र है, वो उसने मुझे तोड़ के रख दिया था उस वक्त पे। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे समझाया, चीज़ें बताई, और बोला कि यार सब तुम गोली मारो, जो काम करते हो ऐसे लोगों के कहने से छोड़ दोगे क्या चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं होता यार। ये क्या है, हमेशा मैं भी मानता हूँ ये बात कि ना, बदलाव ज़रूरी है, लेकिन फिर मैं ये भी मानता हूँ कि उसकी एक सीमा होनी चाहिए, एक समझ में आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये तो चलो अच्छी बात है, आपको मालूम है, ये तो अच्छी चीज़ भी है। हाँ, पीठ पीछे फुसफुसाहट अभी भी होती है, होनी भी चाहिए, कि मैं खुद करता हूँ। कहीं गिरवा न दे बच्चा हमारा। अच्छा, इस शेर को और इस लेके। तरीके के जो भी शेर है, हाँ। शेर है तुम्हारे पास, मतलब आप बेहतर जानते हो, मैं सारे शेरों का जिक्र नहीं यहाँ पे करना चाहता। ये क्या सोच के लिखा जाता है, और क्यों ऐसा लगता है आपको कि ये पब्लिक की डिमांड पे होता है, कि लोगों के बीच में बने रहने का एक जरिया है, या बस हो गया, या फिर नासमझी में भी होता है। जैसे इनिशियली स्टेज पर आदमी आता है, मतलब एक शायर होता है, तो उसको इतना समझ नहीं होती, क्राफ्ट भी इतनी डेवलप नहीं होती, तो वो जो समझ में आता है लिख देता है और डाल भी देता है। जब वो मकबूल होता है तो ऐसी चीज़ें उठा के लाते हैं इसलिए। तो क्या ऐसा मामला था, या बस फेमस होने के लिए जानबूझ के सोची समझी चाल थी? ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मुझसे अभी तक जिनसे मैं मिला हूँ, जो शायरी करते हैं, समझ रखते हैं, वो मुझसे ये कहते हैं कि ये शेर मत पढ़ा करो, ताल्लुक़ ख़त्म करने जा रही है, कहीं गिरवाना दे बच्चा हमारा। तो पहली चीज़ तो ये कि इस शेर में बुरा क्या है, धीमे धीमे बात करता हूँ। ताल्लुक़ ख़त्म करने जा रही है, ताल्लुक़ जो होता है, रिश्ता, वो एक बच्चे की तरह होता है, जिसको खून पसीना प्यार नफ़रत चीख पुकार डांटना समझाना ये सब उसमें लगता है। उसके बाद वो ताल्लुक़ धीमे धीमे बड़ा होता है, समझ रहा। और जब कोई जाता है तो ताल्लुक़ को ख़त्म कर देता है। तो ताल्लुक़ ख़त्म करना एक बच्चे गिरवाने जैसा हो गया, और बच्चा भी उसी तरह से पेट में पलता है जिस तरह से एक ताल्लुक़ पलता है। अच्छा, सीधा ये हो गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस शेर में क्या मैंने ऐसी बात कह दी, क्या मैं किसी दक्षिण अफ्रीका के किसी कबीले की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई प्रथा है जिसमें बच्चे को गिरवाने की बात होती है, या मैं किसी एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में कोई ऐसा हमने कोई खोज लिया है जहाँ पे ये होता है। आप सरकारी हॉस्पिटल जाएं, दिल्ली में जाएं, सफदरजंग में जाएं, एम्स में जाएं, वहाँ पे कितने सारे लोग, ये भी बात मैं शुरू से बताता हूँ। मैं अपनी मम्मी को लेके मैक्स हॉस्पिटल में गया था, और उनके पेट के अंदर बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत दर्द था। तो मुझे उनका क्या बोलते हैं उसको, इक्वल कुछ हो गया था। हाँ, मतलब वो टेस्ट करवाना था। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो टेस्ट करवाना था, तो उसमें खर्चा आ रहा था 10-15 हज़ार का। 10-15 हज़ार? हाँ, उस टाइम पे डॉक्टर की फी, मैक्स अच्छा खासा हॉस्पिटल है। बात है ये लास्ट टू लास्ट ईयर के 2 साल। तो मैं उनको लेके गया, वहाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, ये
टेस्ट है 3-4 ये करवाने हैं तुमको। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से मैं इंतज़ाम करूँ। मैं घर से लेके आया, जो कैब थे उसमें चले गए, ये सब चले गए, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पैसे कहाँ से किससे बात कर लूँ कि जहाँ से पैसे अरेंज हो जाएं या कुछ हो जाए। ऐसा आता है। हाँ, उसी टाइम पे जब मैं उस डिपार्टमेंट पे पहुंचा तो वहाँ के जो हेड थे वो मेरी तरफ एकदम भागता हुआ है। वो लड़का कोई ज़्यादा उम्र का नहीं होगा, मुझसे 7-8 साल बड़ा होगा। वो मेरी तरफ आए, वो कहते अरे कुशल भाई आप यहाँ? तो मैंने कहा कि जी सर। तो वो कहते अरे मैं आपकी शायरी सुनता हूँ और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब क्या मैं तो कोई सब ठीक है यहाँ कैसे? तो मैंने बताया कि मम्मी है और इनका वो टेस्ट होने हैं, 2-3 टेस्ट हैं। तो कहता है कि बिलिंग करा ली आपने? मैंने कहा बिलिंग नहीं कराई। तो कराइएगा मत, मैं यहाँ का हेड हूँ, ये सब मेरी तरफ से है, मैं देखूँगा, आप प्लीज़ आप बिलिंग नहीं कराएंगे। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात चल रही है, मैथ्स की। हाँ ये मैक्स की बात चल रही है जो साकेत में है। देख लो दोस्तों, शायरी आपको क्या देती है, प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री में इलाज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी कमाई जाती है शायरी से, अगर आपका हिसाब किताब अच्छा है तो अब वहाँ पे चली गई, उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है और ये सब दिया जाता है। तो मम्मी वहाँ पे थी और वो डॉक्टर साहब मेरे पास ही बैठे हैं। ठीक उन्होंने मुझे बोला कि आपका एक शेर मैंने सुना, ताल्लुक़ ख़त्म करने जा रही है, ठीक। कहीं गिरवाना दे बच्चा हमारा। तो मुझे लगा कि वो भी ऐसे ही सवाल करेंगे जैसा आपने किया। उन्होंने कहा कि मैं इतना इम्प्रेस हुआ इस शेर उसको देखकर, क्योंकि मैंने सफदरजंग में काम किया, मैंने एम्स में काम, अभी मैं साकेत में हूँ और मेरी जॉइनिंग अगले महीने एक दूसरी जगह में देख रहा हूँ। और मैं देखता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे कपल्स आते हैं जिनको फैमिली से सपोर्ट नहीं है, जो ये बात बोल नहीं सकते, और बाई मिस्टेक ये चीज़ ऐसी हो गई है, अब उनको समझ नहीं आता इसको टैकल कैसे करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं तो पैसे इतने हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं तो हाइजीन नहीं है, वो नहीं है, कैसे लड़की को लेके जाएं, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, इस पे खुल के बात ही नहीं कर पाते। ये बात उन्होंने मुझसे बोली। उन्होंने बोला कि मैंने इस शेर से बहुत रिलेट किया और मैं वहाँ से आपका फ़ैन बन गया। अब इस शेर पे वापस मैं आना चाहूँगा। ताल्लुक़ ख़त्म करने जा रही है, कहीं गिरवा ना दे बच्चा हमारा। क्या ऐसा मैंने कोई गाली दे दी है? क्या होता है कई बार अंधे को अंधा बोलना डायरेक्ट, वो भी एक तरीके की गाली है। आप किसी को ये नहीं कहते कि लंगड़ा है तो वो लंगड़ा है। जैसे हमारी वेबसाइट अभी बात हो रही थी कि हम किसी, अगर कुत्ते का जिक्र आता है तो हम उसको श्वान कहते हैं, तो श्वान में एक सम्मानजनक शब्द आता है, फिर एक उसका दूसरा शब्द आता है कुकुर, वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा माइल्ड है, हल्का सा, फिर आता है कुत्ता। ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शेर में आपने श्वान और कुकुर ना बोल के सीधे कुत्ता बोल दिया। मेरा मतलब ये कि क्या आपको ऐसा लगता है कि उस शेर में कुछ हो सकता था, कुछ ऐसा कि थोड़ा और अच्छा हो जाए, या फिर उसको शब्द को थोड़ा सा ठीक मतलब किया जाए? जैसा मैंने कहा, जैसा आपको मतलब है, समझ लीजिए, ये भी सकता होता। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का सवाल ये है। हाँ, हो भी सकता होता, तो मैं नहीं करता। अच्छा, मैं उसी ज़बान में शायरी करता हूँ जो समझ में आती, जो मैं अपने भाई को सुनाऊँ तो समझ आए, जो मैं बाहर किसी को सुनाऊँ उसको समझ आए। वो देखता खोल के उसकी डिक्शनरी लेके ना बैठे कि क्या कहना चाह रहा है, या उसके मेटाफर्स ना ढूंढे, अच्छा ये फूल इधर बांध लिया, फूल को तोड़ना सही नहीं था। अब वहाँ से वो बच्चे तक कैसे पहुँचेगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ? और कौन सी ये कोई अवगुण थोड़ी है, बच्चा गिरवाना कोई कुप्रथा थोड़ी, सती प्रथा थोड़ी है जो चली आ रही है। बच्चा गिरवाना तो एक सोशल चीज़ है जो आपको किसी भी हॉस्पिटल के बाहर देखने को मिल जाएगी, अपने रिलेशन में देखने को मिल जाएगी, अगर ऐसा है कि नहीं है। कई बार लोग उन बच्चों को, वो नहीं चाहते कि वो बच्चा गिरवाया जाए या कुछ ऐसा हो, लेकिन करना पड़ता है। तो मैं भी इस तरह के अगर शेर कहता हूँ जो हमारे समाज के बीच के हैं, जो हम लोगों के बीच के हैं, जो प्रैक्टिस हो रही है लगातार, तो उसमें मुझे ही लगता है कि उसमें एक पर्दा चढ़ाऊँ और उसमें लेयर्स चढ़ा के उस शेर को वो करूँ, बस इसलिए कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस शेर को? क्या इसमें ऐसी बात है जो? मुझे ऐसा लगता है तुमसे लोगों की उम्मीदें जाता है कि ऐसा शायर, अगर तुम ये शेर बोलोगे या शेर ऐसा लिखोगे तो उसमें शायद तुम एक बेहतर पर्सपेक्टिव दोगे या फिर बेहतर ढंग से दोगे। लोगों ने शायरी में खुदकुशी को जायज़ किया हुआ है, आप समझ रहे बात को है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लफ्ज़ों के मामलात हैं, जो शायरी बुनने का जो आर्ट है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल है लोगों का। एक मुज़्ज़म खान का शेर है बच्चा गिरवाने पे। अच्छा, बच्चा गिरवा के क्या मिलेगा तुम्हें, दुनिया वैसे बहुत गिरी हुई है। ठीक है, एक मुज़्ज़म खान का, ये भी उसी भाषा में जिसमें मेरा शेर है। तो अगर मैं किसी टॉपिक को पहली बार किसी शेर कहता हूँ तो मेरी जो शेरी सहूलत थी उस हिसाब से मैंने बात कह दी। चलो वो तो नॉर्मल चीज़ है। फिर एक शेर और आता है आपका जी,
कि न जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है हर एक शाम कोई आदमी नया उसको। हाँ, ये कौन सा पेशा है भाई? मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इस तरह से मिसरों पे लेकर अगर हम सवाल करें कि किस तरह आपको का, लगता है इसमें जम है या नहीं? मैं पहले आपको ये- बताता हूँ, मैं एक सेकंड। एक एक करके बताता हूँ। हाँ, अब जैसे मैं फ़ोन ले लेता हूँ, मैं लिख के लाया हूँ शेर। अच्छा। हाँ नहीं, ये रहा शेर। हाँ, मैं आपके शेरों से शुरुआत करता हूँ। अरे शरीफ लड़कियां एकदम से खुल नहीं पाती, हाँ, बिल्कुल सो ठीक। धीरे धीरे से उतरेंगे इस नदी में। अब आप बिल्कुल ठीक कह किस रहे हैं तरह की शरीफ लड़कियां हैं, बिल्कुल कौन सी ठीक है। शरीफ लड़कियां नहीं हैं? यार आप किस नदी में आप उतरना चाह रहे हैं धीरे धीरे? चलिए। ठीक है, बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़ा, फिर उसके बाद तो खुल ही गए हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये शेर मैंने कहा था। तो ये पहला वाला नहीं, खासकर दूसरा वाला शेर। हाँ। दूसरा वाला शेर को मैं डिसऑन कर चुका हूँ बहुत पहले। हालांकि कुछ एक वीडियोस में है, क्योंकि शुरुआती दौर में जैसा मैंने कहा, ठीक। मैंने खुद भी कहा कि हो जाती है चीज़ें, समझ में आता है, तो उसको मैंने ये शेर को अपने डिसऑन किया हुआ है। और ठीक है, फिर भी और आगे बढ़ते हैं। यूं उम्मीदें बन संवर के बैठी हैं शाम के वक्त जिस तरह रंडी। ये ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है। किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभार दरो दीवार घर के देखते हैं। तो वही बेपैरहन बिना कपड़ों के नंगे देखना ये नसीब वालों का ही काम है। चलो, जो लौंडा छोड़कर रंडी को चाहे वो कोई आशिक नहीं है, बुल हवस है। आबरू शाह मुबारक। जिस्मानी ताल्लुकात पे शर्मिंदगी कैसी, आपस में बदन कुछ भी करे इससे हमें क्या। मीर तकी मीर साहब कहते हैं, बाहम हुआ करे है दिन रात नीचे ऊपर, ये नर्म शाने लौंडे हैं मखमले दो खावा। अमीर मीनाई साहब लिखते हैं, आंखें दिखलाते हो जौबन तो दिखाओ साहब। हाँ, आंखें दिखलाते हो, आंखें तो दिखला रहे हो, जौबन तो दिखाओ साहब, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। अब इसमें रेखता का उसमें है पूरा, इसको वो समझ गया किया है। आपका। इसमें ये कहते हैं कि जौबन के कई अर्थ हैं, जैसे सुंदरता, चढ़ती जवानी, स्त्री की छाती अर्थात स्तन। जब ये कहा कि वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है, इससे तात्पर्य स्तन से ही है, क्योंकि जब आंख दिखाई है तो चेहरा तो दिख गया होगा। जब आमने सामने खड़े हो गए तो जैसे चढ़ती जवानी का नज़ारा भी हुआ है। अगर कोई चीज़ जो शायर की जानकारी के अनुसार अच्छा माल है और जैसे बांध के रखा गया है, तो वह प्रियतम का स्तन ही हो सकता है। नहीं, वो बात आप, ये एक सिलसिला है। ये सारे शेर मेरे पढ़े हुए हैं। जिस शेर का जिक्र आपने किया कि शरीफ लड़कियां एकदम से खुल नहीं पाती, सो धीरे धीरे से उतरेंगे इस नदी में हम। नदी में हम। अब ये शेर अलग है, आपका शेर एकदम अलग है सर। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं न जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है हर एक शाम कोई आदमी नया उसको। ये मैं तो खाली एक पेशा पूछना चाह रहा हूँ कि आप, मैं बता रहा हूँ, मेरे शेर में एक गुफ्तगू है, ये एक तरीका है, धीरे धीरे से उतरेंगे इस नदी में, एक रेफरेंस है। मैं आपका रेफरेंस भी यहाँ समझना चाहता हूँ कि न जाने कौन सा पेशा है मैं इस तरफ आ रहा हूँ, वहाँ पे मेरी बात नहीं पूरी होनी थी। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको ये पहले तो मैंने आपको ये दिखाया कि न्यूडिटी है शायरी के अंदर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उतना तो मैं गया भी नहीं। मैं अगर अपने शेर की बात करूं तो उसमें ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो किसी स्त्री की या पुरुष की न्यूडिटी को दिखा रहा हो जी। अब आगे आते हैं कि ना जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है हर एक शाम कोई आदमी नया उसको। ये जेंडर न्यूट्रल शेर है, ना लड़के के लिए है, ना लड़की के लिए, ना आदमी के लिए, ना ऐसे किसी इंसान के लिए जो अपाहिज है, वो आप जैसे खुलना चाहें। अब ये शेर आया कहाँ से, ये भी मैं बता देता हूँ। हाँ, और मैं आपको खुल के बताऊँगा ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पॉडकास्ट ही था, जो था एक आदमी था जो मॉडल इंडस्ट्री में था। जब वो मॉडल इंडस्ट्री में था तो उसने बताया कि यार मॉडल इंडस्ट्री बहुत ख़राब इंडस्ट्री है और यहाँ पे वक्त के साथ साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करना नहीं चाहते। बाद में ओपन हुआ, वो पॉडकास्ट आगे बढ़ता है तो वो कहता है कि कई क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जो हमको पैसे देते हैं, जिसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, जो गे होते हैं, लड़कियाँ जो नॉर्मल हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक कपल होता है, वो एज अ थर्ड पर्सन हमको पार्टीज़ में बुलाता है, वहाँ पे हमको पैसे मिलते हैं, हमें नशे करने पड़ते हैं। और कई बार वो ऐसा हुआ है कि मेरे साथ बाकायदा रेप हुआ है, जिसको मैं कहीं दर्ज भी नहीं करा सकता क्योंकि मैंने वहाँ पे पैसे लिए हुए हैं। आगे जब ये किस्सा चला तो उसने बताया कि एक पार्टी थी जहाँ पे मुझे फ़ोन आया, जो मुझे मैनेज करते थे उनका आया कि आपको यहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा कि मैं तो दूसरी जगह आया हूँ। तो वो कहते कि नहीं बाकी जितने भी हैं उन्होंने मना कर दिया, आपको जाना पड़ेगा इधर। मैं पहले गया नहीं था तो वहाँ चला गया, वहाँ उसके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें। तो यहाँ से मैंने लिखा कि ना जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है हर एक शाम कोई आदमी नया उसको।
वैसे मेरी बात कांप तो आती जाता है, लोग कुछ भी कहें, वो गुनाह से पहले कि गुनाह के बाद। सो जैसी दलीलें आपने दी, इससे ये तो मालूम हो गया कि आप शायर तो हैं। आपने बातों को घुमाया तो अच्छे से, लेकिन ज़मीर कांप तो जाता है, लोग कुछ भी कहें। तरीके से तुम इसको डिफेंड कर रहे हो, ये शायद पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस बात को यही मैं तो रखते हैं। चाहता हूँ ये 2 सवाल ही रहे हैं जिस पे पूरा पॉडकास्ट चले, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ इन बारे में। और ज़मीर काँपने की बात है तो लोगों के काँपते होंगे जिन्होंने इस तरह के शेर कहे या उनसे आगे कहे या जो मैंने अभी सुना है वैसे कहें। मैं अपने सारे, जैसे आपने डिसोन कर दिया अपना शेर, हाँ, मैं अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ताल्लुक़ ख़त्म करने जा रही है कहीं गिरवाना दे बच्चा हमारा, न जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है हर एक शाम कोई आदमी नया उसको। इनकी मैं पूरी ज़िम्मेदारी अपने सर लेता हूँ, चाहे कल मेरी शायरी रहे या ना रहे, मैं चलूँ ना चलूँ, मुझे बुलाए या ना बुलाए, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये शेर कहे हैं और मैं इनकी पूरी ज़िम्मेदारी आज भी ले रहा हूँ, आज से 10 साल बाद भी लूँगा। और मेरा ज़मीर आप देखोगे, ना मेरी ज़बान काँपेगी ना मेरा ज़मीर काँपेगा चलिए बहुत अच्छा इस चीज़ को लेकर। और हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, न जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है हर एक शाम कोई आदमी नया उसको। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी दुनिया है जहाँ पे हुकअप कल्चर भी है, वन नाइट स्टैंड भी है, लोगों के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रहते हैं, गर्लफ्रेंड रहते हैं, लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं चले जाते हैं, शादियाँ होती हैं, तलाक होता है। कई लड़के आप सुनेंगे जो आप देखते हैं कि 4-4 लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, आज किसी के साथ कल किसी के साथ। कई लड़कियां आप देखेंगे जो 4 लोगों से बात कर रही है और 5 लोगों से बात कर रही है। जो लोग कहते हैं कि ये शेर क्या कह दिया, कौन सा पेशा है, क्या चीज़ आ गई है। अगर पेशे की बात की जाए और ब्रोथल्स की बात करूं अगर मैं, तो पीछे तो जो मैंने शेर सुना है वहाँ पे रंडी साहब जिक्र उन्होंने कर रखा था, वहाँ पे भी देखें तो वहाँ पे भी लगातार कस्टमर आते हैं जाते हैं। और यहाँ अगर आप जाओगे तो दिल्ली स्टेशन जो है उसके सामने ही ब्रोथल्स बने हुए हैं, आ जा सकते हैं। मुझे समझ नहीं, एक बात नहीं आती कि ये लोग जो इन चीज़ों पे सवाल उठाते हैं, क्या कह दिया, क्या वो किसी अलग दुनिया में रह रहे हैं, क्या कोई ऐसा यूटोपिया शहर है, कस्बा है जहाँ पे बच्चे पैदा नहीं होते, वहाँ पे परी छोड़ के लाती है, या फिर उनको समाज में होने वाला ये कल्चर दिखाई नहीं देता, या फिर उनको ये दिखाई नहीं देता कि लगातार रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इन चीज़ों के नुकसान क्या क्या हैं, ये चीज़ें उनको समझ नहीं आती। कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कुछ दिमाग से ईजाद करके लिख रहा हूँ, सारी बात ऐसी हैं जो बिल्कुल सामने की। मुझे ऐसा लगता है ये सवाल इसलिए आपन है, जैसे आप जिस शेर का हवाला दे रहे हैं वो ज़फ़र इकबाल का शेर के, वो शेर यूँ है, यूँ सजी है फटी पुरानी उम्मीद, शाम के वक्त तक जिस तरह रंडी। मैं बस शब्द की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप शब्द की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर वो शब्द इस्तेमाल भी हो रहा है तो एक शायरी हो रही है। आप समझो, यूँ सजी है फटी पुरानी उम्मीद, वो उम्मीद को एक रंडी का इस्तिहारा लिया जा रहा है, एक रेफरेंस लिया जा रहा है, जो वो शब्द बोला जा रहा है। ठीक है, आपके इस शेर में ऐसा क्या है, न जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है। सवाल यहाँ आता है, आप समझे, मैं उस शब्द से जितनी प्रॉब्लम लोगों को है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से है कि शेर का कोई खास मतलब नहीं बन रहा और ये शेर जा भी उस तरफ रहा है। आई थिंक आप मेरा कंटेंट नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। ये शेर सिंपल सा एक शेर है, हाँ, जिसका मतलब ये है कि ये चीज़ बेवफाई भी दिखा सकती है, जहाँ पे कोई इंसान लगातार एक के साथ है, उसके साथ लॉयल नहीं है, फिर दूसरे के साथ है, फिर तीसरे के साथ है, या फिर ये उस पेशे की बात जिसकी बात ज़फ़र इकबाल साहब जिन्होंने की है उसकी तरफ हो सकता है। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसमें आप कहो कि ये क्या कह दिया। आप मुझे बताएं, क्या बेवफा लोग नहीं होते? चलिए छोड़िए, क्या ये ऐसा podcast पेशा बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, क्या ऐसा पेशा है कि नहीं, आप मुझे बताएं। नहीं, ऐसा पेशा है। क्या कंस्ट्रक्शन नहीं होता? कंस्ट्रक्शन के काम में भी रोज मजदूर लाए जाते हैं। बहुत सही, कंस्ट्रक्शन नहीं होता भाई, जिसका क्लिनिक का काम है वहाँ पे भी नए नए पेशेंट आ रहे हैं। ये शेर कंस्ट्रक्शन को ही है आज से। नहीं, ये कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अपने शेर की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये शेर उसी के लिए है जो आपकी जहनी तौर पर पहली बार खुलता है, वही बात है जिसके बारे में मैंने कहा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। दिल्ली और इसके इर्द गिर्द, हाँ भाई, तो ये समझ नहीं आता कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं अमूल्य भैया, जहाँ पे खजुराहो जैसे मंदिर है, बिल्कुल, जहाँ पे सेक्स की और कामुकता के लिए तो पीछे की आप ग्रंथों में देख लो इनको, उर्वशी, मेनका। उर्वशी तो एक किस्सा आता है कि वो अर्जुन को रिझाने के लिए चली जाती है, अर्जुन कहते हैं कि आप मेरी माँ लगी क्योंकि इंद्र मेरे पिताजी हैं। जहाँ पे इस तरह की कामुकता के लिए हमारे लिए तो अलग देव है, कामदेव। और मैं तो जब अगर हुकअप कल्चर की बात भी अगर कहीं कर रहा हूँ सामने के शेर में, तो उसमें तो ऐसी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। कोई ऐसी बात ही नहीं कि क्या कह दिया, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। चीज़ें बदल रही हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग कॉमेडियंस ज़्यादा इन चीज़ों पे खुल के बात करते हैं, ये सब करते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए वो
कॉमेडियंस है और इसीलिए कॉमेडियंस और शायर अलग है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हर शेर को बेहतर ढंग से कहा जा सकता है। मेरी जितनी समझ है, मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से शेर कहता हूँ। वो बस सामने ये बहुत बढ़िया आंसर और था कोई आपका। यूटोपियन बात नहीं है। सही है। जो आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, हम उसी समाज में हैं। सही है। अच्छा, दिल्ली और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे दल है शायरी के, तो लोग एक दूसरे को बुलाते हैं और फिर न किनारा करते हैं, गॉसिप्स होती हैं अलग अलग, हाँ बिचिंग होती है पीछे। आपका भी अपना ग्रुप है कोई ऐसा? हाँ, मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ में। एक तो आप ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल। ऋषभ है, ऋषभ मेरा भाई है। अमन मिश्रा अनंत हैं, दक्ष भाई हैं, जगमोहन है, कुणाल भाई, प्रदीप भाई, जो मेरे आसपास है। मतलब मेरे ग्रुप में वो लोग हैं जिनके साथ मैं हर एक दो शाम बाद बैठ सकता हूँ, जो फ़ोन पे आ सकते हैं, तो वो ग्रुप में शामिल है। बाकी जगह भी ऐसे ही जो लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं साथ में, उनके बन ही जाते हैं। नहीं, ऐसा ही कुछ है, बुराई भी नहीं, होना भी चाहिए। इस समय के 5 ऐसे शायर जो आपको लगता है कि प्रोमिनेंट हैं, जो आगे जाके जाने जाएंगे, जिनका अच्छा खासा नाम होगा, जो अच्छा लिख रहे हैं, जिनका आप जिक्र ऐसा करना चाहो, जो सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर नहीं है या फिर हैं भी, तो आपको लगता है कि आज से 5-10 साल बाद? ऋषभ भाई, ऋषभ शर्मा मेरा सबसे ऋषभ पसंदीदा शर्मा शायर। बहुत अच्छा शायर है। हाँ, उसका सबसे एक नंबर शेर मुझे याद आता है हमेशा, जब भी उसकी बात होती है, उसका नाम आता है तो उसका नाम से पहले एक शेर आता है। हाँ, जैसे तुम्हारा नाम आता है तो ये सब शेर तो मुझे भी नहीं पसंद है, ये तो to be मसाले honest। वाले हाँ, शेर है। लेकिन मुझे तुम्हारा एक शेर हमेशा पसंद आया है कि तुझे क्या इल्म कितनी मिन्नतों से काम होते हैं, दुआएं दुआएं सबकी होती हैं, खुदा सा फला नहीं होता। ऐसे ही एक शेर आता है इसका ऋषभ का, अभी हमारा जिक्र हुआ कि दिल बगीचे ने पेड़ माजी के, फल उगाते हैं सब उदासी के। वाह, सो ऋषभ बहुत अच्छा शायर है, आप और भी जिक्र करें प्लीज। ऋषभ भाई हैं, अमन मिश्रा अनंत हैं, जो मेरे साथ के उनमें मैं बता रहा हूँ आपको। और दक्ष भाई भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं आजकल, बालमोहन भैया हैं, और फिर ऊपर तो आप सबको जानते ही हैं, आप हैं, आशु मिश्रा भैया हैं, चिराग भैया हैं, विक्रम गौर बैरागी भैया हैं, अश्वनी भैया हैं, सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं। विक्रम गौर बैरागी का कुछ ऐसा निशान मिलता है, कहाँ है? कुछ ऐसा दिखता ही नहीं कभी वो कभी। किसी आखिरी बार शायद रेता में पाए गए थे। मेरी आखिरी बार बात हुई थी तो वो पुणे साइड गए थे, किसी एनजीओ में काम कर रहे थे, ऑक्सीजन। तो उस वजह से। इस टाइम पे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। किसी ओपन माइक में भी कभी अगर जैसे शिरकत होती है तो जहन एकदम चौंक जाता है कि अरे ये क्या सुन लिया। ऐसा ही क्या, बस ये बात अलग है कि वो इस तरह से आ नहीं पाए, लेकिन आ जाएंगे। अच्छी शायरी रुकती नहीं है, वो निकल जाती है। कोई कहीं सुना था मैंने कि अगर आप किसी कागज़ पर लिख कर भी ना कोई अच्छा शेर फेंक दोगे ना ऐसे ही, तो अपना सफ़र तय कर ले जाएगा। क्या बात है। सिर्फ किलोमीटर वाला नहीं, दूरियां ही नहीं, बल्कि ज़माने वाला सफ़र भी। ऑफ कोर्स। अगर आपको अपने हिसाब से 5 बुक्स बतानी हो अपने रीडर्स को, अपने चाहने वालों को कि ये बुक्स पढ़ो तो आपकी शायरी बेहतर होगी, तो ऐसी 5 बुक्स कौन कौन सी होंगी आपके हिसाब से, जो आपने पढ़ी भी हो? फिर वही नाम आएंगे जो मेरे जहन में है। जो नए पढ़ने लिखने वाले हैं, अगर उनको बहर की दिक्कत हो रही है तो गज़ल की बावत, सब ये वीनस केसरी साहब ने लिखी हुई है, उसका PDF भी पड़ा हुआ है, रिक्ता में फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है। अब अगर शायरी में आते हैं तो मुझे लगता है कोई नया लिखने पढ़ने वाला है तो वो सहल उसको किताबें बतानी चाहिए। तो आप जा सकते हैं शारिक कैफी साहब की किताबों की तरफ। शारिक कैफी, दुख नए कपड़े बदल कर, खिड़की तो मैंने खोली ली, कब्रिस्तान के नल पर। तो ये शारिक साहब की किताबें हो गई। बाकी थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं तो एक विकास राणा भैया की किताब है, अभी एक शेर कहना रह गया है, बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ सकते हैं। थोड़ा पीछे चले जाओ, और जो हमारे साथ जाएँ उनमें जमाल एहसानी साहब की किताब है, अकेलेपन की इंतहा, देवनागरी में जो रिक्ता से आई है, किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मेरी तो सबसे पसंदीदा शायर जमाल एहसानी साहब है। 7 पाकिस्तानी शायर हैं जिसमें तहज़ीब हाफिज़ साहब, हुमायूं नज़मी और ये सब सारे जो सरल और अभी के जो वक्त के जो शोरा हैं उनकी गज़लें हैं। इसके अलावा नासिर काज़मी साहब की किताब ले सकते हैं, रिक्ता ने जो अभी शाये की है। इसके अलावा हम लोग जा सकते हैं बशीर बद्र साहब की जो किताब है मुसाफिर, वो ले सकते हैं, वो भी आसान भाषा में और मज़ा देती है, बढ़िया किताब है। जमाल साहब का जिक्र किया तुमने, अचानक से लोगों के नाम, शायरों के नाम ध्यान आते हैं तो उनसे पहले उनका एक शेर मेरे दिमाग में आता हमेशा। क्या बात है। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, हाय हाय, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। और मैं किसी रेल में बैठता हूँ और हमारा जब कस्बा निकल रहा होता है
वहाँ रेल नहीं रुकती, तो मुझे जमाल साहब का शेर ही याद आता है। या और इसी गज़ल का जो शेर है वो कहते हैं कि उस एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, वहाँ भी चंद मुसाफिर उतरने वाले क्या थे। अच्छा शेर है यार। जमाल साहब लिखते हैं कि उसी मकाम पे कल मुझको देख कर तन्हा, उसी मकाम पे कल मुझको देख कर तन्हा, बहुत उदास हुए फूल बेचने वाले, मुकद्दरों की लकीरों से मात खाई गए, हम एक दूसरे का हाथ चूमने वाले। अच्छा है। जवाहर साहब के तो बहुत शेर हैं। शेर नासिर साहब का भी नाम लिया तुमने। नासिर काज़मी, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली जो बार पिछली रात से याद आ रहा है, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमेशा बेकली दिल को रही है, हाँ कभी जीने की सूरत भी रही है, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है, मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, हाँ ये बस्ती चैन से क्यों सो रही है। वाह। नासिर काज़मी साहब, नए कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ, गाय बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए। क्या तो बड़ा एकदम जो नॉस्टैल्जिया फील होता है नासिर काज़मी साहब की जो शायरी पढ़ के, वो अलग ही है। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात जो पिछली रात से याद आ रहा है। क्या अच्छा शेर है यार। बड़ा एकदम नॉस्टैल्जिया किसी रात आप ऐसे शेर बशीर बद्र साहब का भी ध्यान आता है कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। क्या बढ़िया शेर। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास है। दिल हमेशा उदास रहता है। हाय हाय हाय। और एक शेर और याद आता है मेरे घर में है कि मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, वाह, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। क्या बात है। बशीर बद्र साहब की गज़ल मैंने पढ़ी थी, सिसकते आब में किसकी सदा है, हाँ कोई दरिया की तह में रो रहा है, सवेरे मेरी इन आँखों ने देखा, खुदा चारों तरफ बिखरा पड़ा है, क्या अच्छा है। हकीकत सुर्ख मछली जानती है, समंदर कैसा बूढ़ा देवता है। वाह। बशीर बद्र साहब। इरफान सिद्दीकी भी मुझे साहब बहुत बहुत पसंद है। इरफान सिद्दीकी साहब, वाह। वो तो पढ़ने चाहिए, जब आप थोड़ी सी मुश्किल उर्दू पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसके बाद इरफान सिद्दीकी पे जाइएगा, वो बहुत देर तक आपके साथ रहेंगे। रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग, कम से कम रात का नुकसान। उनकी किताब भी है, होशियारी दिल नादान बहुत करता है, होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग, कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। पहले यही किताब रेखता से आती थी, मंजर शब्ताब। मंदिर शब्ताब वो मुझे मिल नहीं पाई, मेरे पास है। मेरे पास ये होशियारी दिल नादान बहुत करता है। मंदिर शब्ताब, उठो ये मंजर शब्ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफ़ीने को गरकाब देखने के लिए। अच्छा। और वो शेर जो इरफान साहब जो मोहब्बत में लेके आते हैं, चिराग देने लगेगा धुआं न छू लेना, तू मेरा जिस्म कहीं मेरी जान न छू लेना, नहीं तो बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा, नहीं तो बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा, गिलास लेते हुए उंगलियां न छू लेना। वाह। हमारे लहजे की शाइस्तगी के धोखे में हमारी बात की गहराइयां न छू लेना। कुशल, आपने यूथ के बीच में तो अच्छी खासी अपनी पॉपुलैरिटी बना ली है, लोग आपको जानते हैं, यूथ आपके पीछे पागल भी है, लेकिन आज भी जो अदबी मुशायरे होते हैं उसमें आपका दखल थोड़ा कम है। मैं जिस तरह के शेर कहता हूँ वो हैं ही उन लोगों के लिए जो मेरी उम्र के हैं, वो जो लड़के हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको जो पहले से जो लोग शायरी पढ़ रहे हैं उनको कोई ऐसी बात देखने या पढ़ने को मिले कि एकदम लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं या कुछ ऐसा हो जाए। और मैं जो इवेंट्स करता हूँ, चाहे वो मुशायरे हों, चाहे वो कॉलेज के इवेंट्स हों, जो मुझे बुलाता है उसकी पहली सोच भी यही होती है कि अगर हमारे मुशायरे में यंग ऑडियंस आ रही है जिसको सरल भाषा के शेर समझ आ जाए, इसलिए मैं इस लड़के को बुलाता हूँ। तो अगर मैं किसी मुशायरे में हूँ भी तो वहाँ भी मेरा काम जो है या जिसलिए मैं बुलाया गया हूँ वो मेरा उतना ही काम है कि वहाँ पे जो यंग लोग हैं जो शायरी के पास अभी उतना नहीं है, जिनमें इतनी समझ नहीं है, उनके लिए उन तक मेरे शेर पहुँचे और वो काम करें। नहीं, बेहतर। कुछ रिसेंटली आपने एक ब्रांड के साथ भी कुछ काम किया और कुछ ऐसा चला। हाँ कुछ आपने रील डाली, हाँ ब्रांड कोलैबोरेशन भी हो रही है। मेरे ख्याल से आप उन चंद पहले शायरों में से हैं जो ये शुरू कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर शायरों में अभी ये नहीं आया कि वो किसी को
प्रमोशन दे रहे हैं, इस तरीके का एक काम कर रहे हो, तो पहले तो इसके लिए आपको बधाई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, लेकिन इस पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई, लोगों ने स्टोरियाँ डाली, बहुत सारी बातें हुई, कुछ ऐसे इस तरीके के बयानात हुए, कहाँ तक बात गई और क्या कहना चाहेंगे इस पर? थोड़ा सा एयर को क्लीन करोगे? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि एज अ शायर मेरे पास कोई डील नहीं आई। मैंने किए हैं प्रमोशंस, लेकिन उसमें उनको इन्फ्लुएंसर चाहिए थे जिसकी अच्छी रीच हो, अच्छे नंबर्स हों। शायरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं फ्रेंकली आपको बताऊं। अच्छा, आप अपने आप को शायर ज़्यादा समझते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर बेहतर समझते हैं? ठीक, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहीं नहीं समझता हूँ, मैं अपने आप को शायर ही समझता हूँ। क्योंकि शायर भी तो इन्फ्लुएंसर हो ही सकता है। नहीं, हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, ब्रांड्स आपको रीच आउट कर रहे हैं, नहीं मैं तो ये कहीं ना नहीं कहीं कह इन्फ्लुएंसर है। मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे मंच पे ये कह के कहीं बुलाया जाए या मैं घर जाऊँ तो अरे देखो हमारे गांव का इन्फ्लुएंसर, ऐसा होता भी नहीं है। सब कहते हैं कि अरे ये देखे आपने, ये शायर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेरी पहली जो लड़ाई थी वो यही थी कि मैं कह पाऊँ कि मैं शायरी कर पाऊँ बिना कुछ किए। और फिर शायर कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा पिता भी हो सकता है, एक अच्छा पति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंट्रोवर्सी क्योंकि सास भी कभी बहू क्योंकि सास भी कभी एक अच्छा शायर, कुछ भी अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें। तो उसमें वो सारी संभावनाएं हैं जो एक सांस लेते हुए आदमी में होती है। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कंट्रोवर्सी की, वो ऐसा हुआ कि एक हिमाचल का कोई प्रोजेक्ट था, उन्होंने बोला कि हमारी प्रॉपर्टी है, उसके लिए हमको एक ब्रांड वो शूट करवाना है, उसमें नंबर्स अच्छे हैं, उन्होंने नंबर्स देखे, नंबर्स अच्छे हैं, तो आप बोल दो कि ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे है, चंडीगढ़ से इतने किलोमीटर दूर, वहाँ से इतने किलोमीटर दूर, और जो कोई इंटरेस्टेड हो वो इस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉपर्टी बुक करना। खैर, अच्छा, बकायदा स्क्रिप्ट आई थी आपके पास? बाकायदा स्क्रिप्ट आई थी जिसमें ये पॉइंट्स जो हैं वो शुमार करने हैं। ठीक। तो मैंने वो वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी। अब मेरे एक भैया हैं, बड़े भैया हैं, अनंत गुप्ता भैया, जॉन कहते हैं, जॉन कहते हैं इस सदी का मुझे, हाँ ठीक। तो मुझे लगा कि इस सदी के जॉन से तो शायद लोग नहीं पहचान पाएंगे एकदम से, तो इसलिए मैंने नाम ले दिया। अच्छा। तो अनंत गुप्ता भैया जो है, उनका मेरे पास DM आया। मैं सुबह उठा, एक ही आँख खोली थी मैंने तो उनका मेरे पास DM आया। वो कहते हैं कुशल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहाड़ों पे जो गैर कानूनी खनन चल रहा है, इसके एवज में आवाज़ उठाना तो छोड़ो, तुम तो इसको प्रमोट और कर रहे हो, और मैं कुछ ऐसी बातें बोलना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें चुभेंगी। तो आपको चुभी? हाँ, तो मैंने लिखा कि भैया चुबा दो। फिर उनका इतना ही मैंने लिखा था। फिर मैसेज आया कि कुछ आया था, मैं नींद में था तो मुझे याद नहीं है। तो मैंने उनको ये रिप्लाई किया कि अगर आप जो मैंने रील बनाई है इसके अगेंस्ट आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप मोदी जी को, जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, उसको आप टैग करो, उनके लिए लिखो, गृह मंत्री के लिए लिखो, मोदी जी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उनके लिए कुछ लिखो। मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में, आप मुझे क्यों टारगेट? तो कहते हैं नहीं, पहले काम तो अपने क्षेत्र से शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप डाल दो। तो मुझे लगा कि अगर ये कोई गलत चीज़ है तो वो देखो करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं कोई ऐसा गलत काम कर रहा हूँ, तो अगर कोई ऐसी बात है जिस पर आवाज़ उठानी चाहिए तो मैंने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने उनकी स्टोरी देखी, उन्होंने मेरी रील शेयर कर रखी थी। हालांकि वो कॉमनली भी ये बात लिख सकते थे, लेकिन वहाँ उन्होंने उसके बारे में लिखा कि पहाड़ों पर होने वाले गैर कानूनी अवैध खनन के प्रति आवाज़ उठाने का छोड़ो, कुछ हमारे सो कॉल्ड शायर जो लगातार खोखली बातें करते हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने पर्सनल अटैक किया है। सो कॉल्ड शायर जो खोखली बातें करते हैं, चूज़ योर हीरोज वाइजली, है ना, वो तुरंत गूगल से उठा के हीरो पे कोई कोट उन्होंने देखा होगा तो वहाँ उन्होंने चूज़ योर हीरोज वाइजली, ये सब। तो मुझे ये लगा कि ये पहाड़ों के प्रति कम और मेरे प्रति ज़्यादा जो है वो चीज़ें, इनको हाँ चिंतित ज़्यादा हैं मुझे लेके। तो मैंने सबसे पहले उनको ब्लॉक किया उठते ही, फिर ब्रश किया। बाद में उन्होंने फिर उसकी रील बना के भी डाली। वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने कमेंट किया, उन्होंने भी किया। तो इस तरह से आपने ब्लॉक करने के बाद ही ब्रश क्यों किया? क्योंकि मैं सवाल तो ये भी है। अरे यही इस टाइम में ब्रश, मैंने सोचा ये जो काम ज़रूरी है उसको पहले किया जाए। अच्छा, ब्रश तो मैं थोड़ी देर बाद भी कर लूँगा, अच्छा है, बनने में टाइम था। अच्छा, फिर मुझे एक सतह पे ये भी लगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, कि मैंने कुछ गलत, सच में अवैध कानून ऐसा हो सकता है। तो मैंने वहाँ बात की और मुझे पता लगा कि
जो प्रॉपर्टी है वो बाकायदा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, बाकायदा वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ है, सबके डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, और प्लीज़ जो हमारे अगेंस्ट इस तरह की बातें कर रहा है उसकी प्रोफाइल भी हमें भेजिए, जिसके लिए हम लीगल एक्शन ले सकें, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है। मैंने कहा मैंने कोई कह नहीं रहा, मैं बस ऐसे पूछना चाह रहा था। तो जब वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, वहाँ पे है, अब वो आर्टिकल हटने के बाद वहाँ आप खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, तो उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। फिर वो पर्सनल पता नहीं क्या था, जो भी था अच्छा था, उन्होंने हटा भी दी, रीच भी मिल नहीं पाई, और वो उनको खुद नहीं पता था, मेरी खुद रीच नहीं आ रही है इस टाइम पे। कंट्रोवर्सी का क्या फ़ायदा होता है, खैर छोड़ा। चलिए छोड़िए, आप लोगों की बातें हैं, आप बेहतर समझे। वाह, सवाल पूछ गया आप लोगों की बात में। आप बेहतर से। मैं तो अगला बुलाना चाहता हूँ ना उन्हें। अच्छा। बहरहाल एक बात होती है कहीं ना कहीं कि आपके लहजे में तहजीब हाफी ज़्यादा दिखता है। एक ये भी है, कहीं आप उनसे इंस्पायर ज़्यादा हो, क्या है, क्योंकि तहजीब हाफी है तो उसका एक अपना जलवा अपना हो रहा है। और तहजीब हाफिज़ साहब से मतलब मैंने उनको बहुत पढ़ा, और शुरुआत में अगर मैं कहूँ कि शायरी के लिए जो रास्ते खुलने में जो पहला नाम था वो तहजीब हाफिज़ साहब का था। उनको सुनने के बाद ही मुझे पता लगा कि गज़ल क्या होती है, शेर कैसे होते हैं। मैं बहुत मतलब फ़ैन, बिगेस्ट फ़ैन तहजीब हाफिज़ साहब का, जॉन एलिया साहब का, परवीन शाकिर का। तहजीब हाफी आदमी भी ऐसा है, उसके शेर के क्या क्या प्यारा शेर है कि तेरा चुप रहना मेरे गले में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तो शहदी के गला बैठ गया। मुझे तो बहुत कलाम याद है, और वो मेरे बहुत महबूब शायर हैं। मतलब कई सारी चीज़ें हैं, बल्कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस किस को पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं उनके इंटरव्यूज़ ही देखता था, और कॉपी लिख कर, कभी वो लाइव आए हुए हैं तो लिख कर कि अच्छा जमाल एहसानी, तो जमाल एहसानी साहब का नाम मैंने तहजीब हाफिज़ साहब से सुना। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि जमाल एहसानी साहब कोई शायर हैं। उसके बाद उन्होंने कोई नज़म बता दी पढ़ने के लिए, या वो कि आप ये किताब पढ़ सकते हैं, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जो किताब है, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जो किताब है, वो मैंने तहजीब हाफिज़ साहब के रिकमेंडेशन के बाद पढ़ी। क्या बात है। तो एक तरह से मैं उनको बहुत संजीदगी से सुनता रहा, और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी शायरी जो है वो उसका बहुत सारा रंग जो है वो हाफिज़ साहब की शायरी से मिलता है। इस तरह से मैं उनको बहुत एडमायर करता शायद हूँ। इसीलिए ये सवाल भी आया वो होगा। कहने का तरीका है, वो शायद इसीलिए एक सवाल में आया होगा कि यही से आपको लगता होगा आपको टॉप से लास्ट में लगाने हैं, ये आपके इम्तिहान की घड़ी है। ऑल टाइम फेवरेट तो मैं खुद ही 5 बता दूंगा ना। नहीं ऐसा नहीं होता ना। अहमद फराज, जॉन एलिया, फैज़ अहमद फैज़, इरफान सिद्दीकी और जमाल एहसानी। ठीक है, जमाल एहसानी साहब पहले नंबर पे, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जॉन एलिया साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, अहमद फराज साहब, और जिनको मैंने कम पढ़ा है, सबसे कम पढ़ा है, वो फैज़ अहमद फैज़ साहब, मैंने नहीं पढ़ा उनको। ओके, आपके ऑल टाइम फेवरेट 5 शायर जो आपको लगता हो कि बेहतरीन शायर हैं आपके हिसाब से, और लोगों को उन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए ऑल टाइम। ठीक है, वो थॉट के बेसिस पे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया, और एकदम से मेरा ऐसा लगा कि यार ये मैंने क्या पढ़ लिया। और दूसरा शेर सुन रहा हूँ अगले किसी रोज़ या पढ़ रहा हूँ, तब लग रहा है कि यार ये क्या बात कर रही। शारिक कैफ़ी साहब नंबर 1 पर। ऐसा ही है। उन्होंने बहुत मुझे मेंटली ही हैरेस किया। मैं शर्मसार की फिर देर हो गई। हाँ, वो सोचता है कि अच्छा हुआ नहीं आया। चुनी वो बस की ज़्यादा थी लड़कियाँ जिसमें बिछड़ के तुझसे मैं रोता हुआ नहीं है। शारिक साहब जिन्होंने बहुत चौंकाया मुझे, परवीन शाकिर जिन्होंने बहुत चौंकाया, तहजीब हाफिज़ साहब, वो उन्होंने तो एक नई दुनिया खोली है मेरे लिए। तहजीब हाफिज़ साहब ने, 2 लोग ऐसे हैं जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और ज़िंदगी में हमेशा रहूँगा, कुमार विश्वास साहब और तहजीब हाफिज़ साहब। यही पहुँचे जो ये 5 ब्लूटूथ से और वीडियो से तो ये। हाँ, 7th क्लास में था जब मैंने कुमार विश्वास साहब की ब्लूटूथ ली थी, पापा का भजन डिलीट करके, उसमें तो इस भेजता फ़ोन में। और मैंने वो जब वो 14 मिनट की थी, एक मोक्ष करके जो एक कोई इतना जो भी है उनका, अरे तुम यहाँ थे, मैं तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। हाँ, तो वो एक क्लिप थी 14 मिनट की, ऐसे कुछ वो मैंने सुनी। तो मतलब मैं अभी भी वो फीलिंग बता नहीं सकता। मैं 7th क्लास में था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अलग दुनिया में, ये है क्या, ना तो गाना बज रहा है, ना कोई चीज़ें पीछे ध्वनि आ रही है, ना कुछ आ रहा है, ये कौन इतनी भारी सी इतनी अच्छी सी आवाज़ है, और जिन्होंने कुछ लाइंस बोली, भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा, पीछे से कोई वाह दाद देनी है, खाजनी देनी है। अरे पागल हो गया मैं, क्या ज़माना था यार। पागल ही हो गया मैं, समझ नहीं आया मैं
क्या चीज़ मैंने सुन ली है। और तहज़ीब हाफिज़ साहब को जब मैंने सुना तो मैं शायरी की तरफ आया, मैंने कहा अरे यार ये क्या चीज़, मतलब जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंस के सजा काटता, लारियों से ज़्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज़ में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। अरे उस अजदहे की आँख पूछती रही किसी को खौफ आ रहा है या नहीं, अच्छा, ये इश्क भी अजब कि एक शख्स से मुझे लगा कि हो गया हुआ नहीं। कुमार विश्वास का एक गीत है, आज भी अगर मुझे मांग की सिंदूर बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मांग की सिंदूर रेखा तो है ही, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा अंडररेटेड है। जो मैं बता रहा हूँ कि हार गया तन मन, अरे क्या बात है यार, क्या बेहतरीन है वो। मैं कोटा में था, आईआईटी की कोचिंग कर रहा था, तो मुझे पता पड़ा यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है और कुमार साहब आ रहे हैं। मैं 2 घंटे पहले वहाँ कवि सम्मेलन में पहुँच गया। हाँ मौली भैया, ठंड ठंड थी, मतलब उस टाइम पे हवा चल रही थी हल्की हल्की, दुनिया भर का जहाँ नज़र जा रही थी वहाँ आदमी, वहाँ लड़का, सब पूरा एकदम वो ग्राउंड भरा हुआ था। फिर कुमार साहब आते हैं, स्टेज पे आते हैं और मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ उनकी आवाज़ सुनने के लिए, इतना पागल हो रहा है कि कब बोलेंगे। फिर वो माइक पकड़ते हैं, माइक पकड़ के भी उसके बाद भी 2-3 मिनट वो बोले नहीं, उनके बाल हवा में उड़ रहे थे, लाइट साइड से पड़ रही है और सब पागल हुए जा रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ यार कब इतना, मैं कभी किसी इंसान की आवाज़ सुनने के लिए पागल नहीं हुआ जितना उस दिन में कुमार साहब की। और फिर वो बोलते कैसे है दोस्तों, इसका क्या बेहतरीन आदमी है। अगर वो, मुझे ऐसा लगता है कि अब मंचों पे ऐसे रेयरेस्ट लोग बचे हुए हैं हाँ जो अगर शायरी ना भी करे, कविता ना भी करे, तो बोलते रहें तो शायद उनको ऑडियंस 1-2 घंटे आराम से सुन लेगी और जाने पूरी रात। हाँ, पूरी रात भी है, अब ठीक कह रहे, पूरी रात भी। ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं यार। बिल्कुल ऐसे है। और खैर, मैं कुमार विश्वास का बहुत बड़ा फैन था और फैन हूँ तभी। परफॉर्मेंस जिनकी मुझे लगता है कि वीडियो में बहुत सूदिंग, और लगता है कि एक पकड़ है हाँ, उस पंडाल में बैठे हर एक आदमी को जिसने गले से पकड़ रखा है कि ये जॉन साहब हाँ, पहले नंबर पे, राहत इंदौरी साहब नहीं, दूसरे नंबर पे, जो बिल्कुल उस तरह से करते हैं। शकील आजमी साहब, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। बहुत सही, बहुत सही। कुमार विश्वास साहब, अरे तो वो तो खैर क्या ही पकड़ है, वो तो सही बात। परे हो गए इन सब परे हो गए, चीज़ों। सही बात। ये नाम है जिनकी बहुत मुझे लगता है कि जो एकदम, जो मुझे जहन में आ रहे हैं भी एकदम से। आपका पोस्टर जब हमने रिलीज़ किया तो हमने एक स्टोरी डाली थी कि जो आपके सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं, आप चाहो तो हमसे पूछ लो। तो उसमें एक सवाल आया था कि आपने जॉन एलियट पे एक नज़्म लिखी है शायद, कुछ ऐसा, तो उसकी की रिक्वेस्ट आई है, वो अगर आप हमें सुनाना चाहें तो। जॉन साहब के नज़्म एक लिखी है, कोशिश करता हूँ। हाँ मैंने लिखी हुई है। कौन शायर है मेरे इंस्टा पर, हाँ, आए दिन फीड से गुजरता है, रोने लगता है शेर कहते हुए, फर्श पर हाथ को पटकता है। क्या अच्छा है। मुझको मालूम है ये तुम हो जॉन, हाँ, दर्द की बात करते रहते हो, हाँ, किस लिए फारिहा को खत लिखना, किस लिए खून तूका करते हो, क्यों ही तकते हो आसमानों को जब वहाँ कोई भी नहीं रहता, जो भी खुश है तुम उससे चलते हो, मैं अगर होता ये नहीं कहता, मैं तुम्हें और सुन नहीं सकता, इश्क से आगे बढ़ना चाहता हूँ, दर्द मुझसे सहा नहीं जाता, मैं भी मूव ऑन करना चाहता हूँ, मेरे आंसू टपकने लगते हैं, अपने चेहरे को मत दिखाया करो, आखिरी बार कह रहा हूँ जॉन, तुम मेरी फीड में मत आया करो। क्या बात है यार। कुशल, सोनी टीवी पर एक शो आया था जाकिर भाई का, वो एक, क्या नाम है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और घर वालों का उस पर क्या रिएक्शन रहा, और लोगों का जो आपके चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, और कुछ ये मुझे लगता है शायरी की दुनिया और ये जो क्या नाम है कॉमेडियंस की है दुनिया, ये दोनों थोड़ी सी अलग है, तो इसमें क्या आपको लगता है? थोड़ी सी नहीं है भैया, बहुत अलग है। अच्छा, हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत। अच्छा, क्या अंतर है पैसों का, अगर मैं अगर बात करूँ तो? पैसे का अब मैं क्या बताऊँ आपको, क्या है, मतलब के बाद तेरे पाँव में देखा गया। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ही अच्छा। ज़्यादा अंतर है, क्योंकि मैं भी पीछे देख रहा हूँ क्या रेट चल रहे हैं, तो हम अच्छा। सोच भी नहीं सकते। अच्छा, क्या रेट जाकिर होगा? नहीं, वो उसका नहीं, जाकिर का? जाकिर भाई का अगर वो एक शो की फीस अपनी मुशायरों पे खर्च करना स्टार्ट कर दें तो मुझे लगता है कि 50-60 तो तगड़े लेवल के मुशायरे हो जाएंगे एक क्या शो बात की फीस कर पर। रहे हो? ऐसी बात है, 50-60 मतलब अगर महीने में हम 50-60 एक करवाते हैं तो 5 साल तक के मुशायरे होते रहेंगे। अगर वो एक अपनी शो की फीस जो है, कुशल कहते कुशल लो अदब के नाम पे तो मुशायरे करो, वो बहुत आगे प्रोग्रेसिव है हर चीज़ को लेके,
वहाँ पे अगर कोई इस तरह का चुटकुला करता है जो समाज के किसी उसको दर्शा रहा हो, तो वहाँ पे ये नहीं कहते कि सही शब्दों का इस्तेमाल करो या फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर देखो, तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उन चीज़ों पर काम करते हैं। चलो ठीक है। और कॉमेडियंस आपने जेल भी जाते हुए देखे होंगे, और बताओ क्या कॉमेडियंस हुआ? आपने छोड़ो जेल भी जाते हुए देखे होंगे, अच्छा लेकिन आपको एक शायर जेल जाता हुआ नहीं दिखेगा अभी पिछले 10-15 सालों में, ठीक है। बशर्ते वो आम आदमी पार्टी से ना जुड़ा हो। बाकी कविता को लेके कोई जेल नहीं जा रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बाकी कॉमेडी का तो सीन बहुत अच्छा है, हमसे नई काफ़ी नई है, 8-10 साल हुए होंगे, लेकिन फाइनेंशियली काम भी बहुत करते हैं। मैंने खुद देखा वो कितनी मेहनत करते हैं चीज़ों को लिखने में, उनको पकाते हैं, ओपन माइक्स में जाते हैं, ये सब करते हैं। हमारे यहाँ तो छोटी चीज़ समझते हैं, अगर कोई मंचों पे चला गया अरे मैं ओपन माइक में जाऊँगा, लेकिन वो सारा बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी लगातार ओपन माइक्स में जाता है, उसके बाद शो डालता है, और वहाँ पे लोग 1500 रुपये से लेके 5-5, 7-7 हज़ार की टिकट लेकर उनको सुनने के लिए जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं भी इसी तरह से अपने शोज़ करने की कोशिश में हूँ, जहाँ पे लोग पैसे देकर जो मुझे मेरी कदर करते हो, मेरी आर्ट की कदर करते हो, अपना वक्त और पैसा दे के आए हैं और कहें कि यार मैं जी। नहीं तो फिर जब तुम शो में गए तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? पहले फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि जाकिर खान साहब का एक शो आ रहा है, उसमें पोइट का एक सेगमेंट रहेगा, तो उसके लिए आप आएंगे। तो मैंने कहा कि कितना पैसा देंगे? तो उन्होंने कहा अरे सोनी टीवी पे आने वाला है, इसमें पैसे नहीं देते, इसमें आना जाना आपको दे देंगे। तो एज अ शायर मुझे आने जाने पे हाँ कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं नहीं मुझे पैसे चाहिए, मैं बिना पैसे के नहीं जाऊँगा। तो जाकिर भाई की वजह से तो मैंने मना कर दिया साफ कि बिना पैसे के मैं नहीं जाऊँगा। हाँ तो फिर मैं उसके एपिसोड्स आने लगे, अजहर साहब देखे मैंने, हिमांशी को देखा वहाँ पे, और मैंने उनकी रील्स देखी। तुम्हारे हिसाब से अजहर इकबाल और हिमांशी ये भी विदाउट पेमेंट गए होंगे वहाँ पे? कैसी बात कर रहे हैं आप, विदाउट पेमेंट ही जाते हैं वहाँ पे। अगर करिश्मा कपूर ही आती है तो वो विदाउट पेमेंट, क्योंकि उनको रीच मिल रही है ना, मतलब अच्छा। सोनी टीवी पे आने का मतलब है सोनी टीवी पे आना। आप समझ रहे हो, वहाँ पर कितने लोग आपको मैं समझ गया बात को, बट फिर भी ऐसे लोग हाँ, तो मैंने पैसे मांग लिए ना, हाँ तो मना कर दिया उन्होंने। अच्छा मांगे तो मैंने पैसे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मुझे 4-5 एपिसोड के बाद लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मेरे भाई मुझे गालियाँ देने में लगे, हमसे ले लेता पैसे, चला जाता, इतना नाम हो जाता। फिर उनका दोबारा कॉल आया, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? मैंने कहा हाँ कर दो। तो घर से निकलने से घर से आने तक सारा खर्चा सोनी टीवी ने उठाया, और उन्होंने मुझे ड्रेस कोड भेजा था कि ये कपड़े पहन के आने हैं। तो मैं जब वहाँ सब शॉपिंग वगैरह करके गया, मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं मान लो नहीं ले पाता तो कहते तो प्रोडक्शन आपको देता, नो इशू। तो मैंने कहा तो मुझे पहले बता देते भाई कि ये प्रोडक्शन देगा, एक जोड़ी सूट तो लेके आता। अच्छा, एक और इनकम पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ, वो ये कि कॉमेडियंस और अगर हम पोइट्स की बात करें उनके उसमें डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कॉमेडियंस जो ना सेल्फ, मतलब ऐसा है कि अगर कोई कॉमेडियन शो करता है और वहाँ पे टिकट प्राइस है तो वहाँ पे लोग देखने आते हैं, उतने पैसे खर्च करते हैं। वहीं पे एक शायर जो 15,000 रुपये भी ले रहा है और आप उसका एक शो कर दो, वहाँ पे पोस्टर्स लगा लो कि ये भाई साहब ये जो पोइट हैं ये इस दिन को इस तारीख को यहाँ आ रहे हैं, 500 रुपये की एक टिकट है, 300 रुपये की टिकट है और आ जाओ। तो आप ये देखोगे कि वो जो पोइट है उसके नाम पे 5,000 की टिकट सेल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही है। तो उनकी जो रियल वैल्यू है पब्लिक के बीच में जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं, वहाँ पे हमारा कुछ है ही नहीं। तो किस बात के हम जो 15 ले रहे हैं वो भी 3 गुना ज़्यादा ही ले रहे हैं देखा जाए तो। किसी के शेर याद आ गया, भीड़ में जब तक है तब तक जोशीले हैं। हाँ, अलग अलग शारिक साहब का ही शारिक साहब का शेर याद आ गया, देखो अलग अलग हम लोग बहुत शर्मीले, ज़्यादा ही शर्मीले हैं भाई। तो हम अपने आखिरी दौर में हैं, हम इस इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं। एक कोई ऐसी क्लोजिंग स्टेटमेंट आप देना चाहें? हाँ, तो मैं देखने वालों से कहना चाहूँगा कि बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छे सवाल किए गए। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी हद तक उन सवालों के सही जवाब दे पाया या नहीं, कितने लोग उन चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं, कितने नहीं रखते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि हमारा फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और हमको कंट्रोवर्सीज़ करने से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे इन चीज़ों को आगे लेके आएँ और कैसे इसको बड़ा कर पाएँ, इतना बड़ा कर पाएँ कि कल को कोई नया लड़का
वो कह सके कि यार मुझे शायरी करनी है और शायरी में इतना स्कोप है कि लोग बड़े बड़े घर बना सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं और अपने मम्मी पापा को फ़्लाइट में बिठाकर ले जा सकते हैं किसी दूर किसी जगह पे अगर छुट्टियाँ पड़ी हैं तो दोस्तों छोटा सा फील्ड है, मुश्किल से 50 या 100 लोग होंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपस में, ठीक है सब में कमियां हैं, सब कोई शेर, मैं भी चाहता हूँ कि मैं मीर साहब और गालिब जैसे शेर कहूँ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई शेर हो जाए कि जो, लेकिन दरअसल बात और सच्चाई ये है कि हो नहीं पाता। हम सब बहुत अच्छे शेर कहना चाहते हैं लेकिन ईश्वर हर किसी को उसके हिस्से का देता है, जो मेरे हिस्से का है मैं उससे काम चला रहा हूँ और मैं दुआ करूँगा कि जो लिखने वाले हैं वो बहुत अच्छा लिखें और हम कोई भी एक आदमी या हम सब मिलकर इस आर्टिस्ट, इस इंडस्ट्री कहना पता नहीं सही है कि नहीं, इस आर्ट फॉर्म को पैसे वाइज मॉनेटरी टर्म्स में इतना बड़ा कर सके कि हम अपने बच्चों को इसमें भेज सकें और फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में कहीं फ़्लाइट में ले जा सकें अपनी वाइफ को। एक शेर जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको अपना कहा हुआ एक शेर जो आपको लगता हो कि आपने क्या ही कह दिया और जो आप चाहते हो कि लोगों के बीच में जाए, तो वो शेर आप एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है और ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा था कि मैंने जो लिखा है वैसा ही हो रहा है। शेर था कि एक शख्स छोड़ कर गया था नींद में मुझे, हाँ, एक शख्स छोड़ कर गया था नींद में मुझे, एक उम्र सो ना पाया मैं इस वाक़े के बाद। वाह।